The Essays of Warren Buffett. Lessons for Corporate America. Book by Warren Buffett. Introduction. वॉरेन बफेट को भला कौन नहीं जानता, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। बर्कशायर हैथवे इंक के सीईओ ने अपने शेयर होल्डर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए लेटर लिखा था। इस समरी में आपको वो सारे लेटर्स पढ़ने को मिलेंगे जो वॉरेन ने अपने शेयर होल्डर्स को लिखे थे, जिनमें उन्होंने फाइनेंस के कई पहलुओं पर चर्चा की थी, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टैक्स, अकाउंटिंग, मर्जर और एक्विजिशन जैसे टॉपिक्स कवर किए गए थे। तो आप ये समरी पढ़िए ताकि आप भी एक बिलियनियर सीईओ के नज़रिए से वाकिफ हो सके और जान सके कि वो अपने इन्वेस्टमेंट बिजनेस को किस नज़र से देखते हैं। ऑथर लॉरेंस ए कनिंगघम ने अपनी बुक वॉरेन बफेट के एसे को सिलेक्ट करके उन्हें इस तरह से अरेंज किया है कि रीडर्स के लिए ये और भी स्पेशल और कीमती बन जाती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बर्कशायर हैथवे के सीईओ वॉरेन बफेट अपनी कंपनी और उसकी प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं। वो दूसरे कॉर्पोरेशन की उन एनुअल मीटिंग्स की बात करते हैं कि उनमें और बर्कशायर की मीटिंग्स में क्या फ़र्क है। वॉरेन बफेट हमें बताते हैं कि सीईओ की पोस्ट को लेकर उनके क्या विचार है और साथ ही वो सीईओ की जिम्मेदारियों की भी बात करते हैं। वो हमें अपने कॉर्पोरेशन के रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटेजी और चैरिटी के बारे में भी बताते हैं। एनुअल मीटिंग असल में सिर्फ समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। ज्यादातर शेयर होल्डर्स को कॉर्पोरेशन से ज्यादा अपनी चिंता रहती है। कोई भी बिजनेस की बात नहीं करता और मीटिंग का लेवल हर साल घटता ही जाता है। जो लोग सीरियसली बिजनेस माइंडेड होते हैं वो तो मीटिंग अटेंड करना पसंद ही नहीं करते। जाहिर है, जहां पर लोग बिजनेस की बात छोड़कर सिर्फ शिकायतें और दूसरी बात करेंगे तो भला कौन ऐसी मीटिंग अटेंड करना चाहेगा। लेकिन बर्कशायर की जो मीटिंग होती है उनकी तो बात ही अलग है। बर्कशायर हैथवे वो कॉर्पोरेशन है जहां मैं सीईओ हूं। हर साल ज्यादा से ज्यादा लोग ये मीटिंग अटेंड करते हैं क्योंकि इन मीटिंग्स में सेंसिबल बातों और सवालों पर डिस्कशन होता है और सिर्फ बिजनेस से जुड़े सवालों के जवाब मिलते हैं। मीटिंग चाहे कितनी देर क्यों ना चले, पर बर्कशायर के वाइस चेयरमैन चार्ली और मैं दोनों इन सवालों के जवाब खुशी खुशी देते हैं। हमारी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है आपको सही सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। हम आपको वही इन्फॉर्मेशन देंगे जो सही और काम की हो, क्योंकि अगर हम आपकी जगह होते तो हम भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते। हम जानते हैं एक इन्वेस्टर होने के नाते या जो भी हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है उसे पूरा हक है कि उस तक कंपनी की सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, इसलिए ऑनेस्टी हमारी पहली पॉलिसी है। अगर हम रोल रिवर्स करने की बात करें तो मैं कंपनी की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ज्यादा सोचूंगा। मैं ऐसे अकाउंटिंग मेथड्स पसंद नहीं करूंगा जो अनक्लियर और अनसर्टेन होते हैं, जिन्हें देखकर कुछ भी समझ पाना मुश्किल होता है। इससे मुझे शक होता जैसे मैनेजमेंट मुझसे कुछ छुपाना चाहती है। तो इसके बजाय मैं चाहूंगा कि कंपनी के सीईओ साफ साफ बताएं कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्योंकि हम भी अपनी कंपनी में यही करते हैं। कई बड़े कॉर्पोरेशन खास तौर पर चुनकर इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। ऐसे कंपनीज अक्सर वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जो उनके फायदे की हो और जो उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए। ऐसी कोई खबर वो लीक नहीं होने देती। मेरे ख्याल से एक और खतरनाक सिचुएशन तब आती है जब सीईओ अपनी कंपनी के लिए ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट करते हैं। हालांकि ये पॉजिटिव अप्रोच अच्छी है, पर यह दावा करना कि कंपनी 15% एनुअल रेट के हिसाब से ग्रो करेगी, ये कहना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऐसे फिगर कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक यानी कुछ हद तक अनरियलिस्टिक लगते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इन्वेस्टर्स पहले अच्छे से देख ले फिर इन्वेस्ट करें। सबसे पहले तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कहीं उनकी अकाउंटिंग वीक तो नहीं है। वीक अकाउंटिंग का मतलब है अनक्लियर रिपोर्ट या ऐसे फिगर दिखाना जिन्हें देखकर कुछ भी समझ पाना मुश्किल हो। अगर कंपनी आपसे एक्चुअल फैक्ट छुपा रही है या आपको अनक्लियर स्टेटिस्टिक दिखा रही है तो शायद आपको इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार और सोचने की जरूरत है। साथ ही रिपोर्ट में सबसे नीचे लिखे फुटनोट चेक करना ना भूले। अगर ये आपकी समझ में नहीं आ रहे तो यानी सीईओ चाहता ही नहीं कि आप इन्हें समझे, तो इसका मतलब होगा कि कंपनी आपसे सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है। फाइनली, ऐसे कंपनीज से दूर रहे जिनके सीईओ अनरियलिस्टिक अर्निंग की गारंटी दे रहे हो, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा ये किसने देखा है।
हम सिर्फ अच्छे रिटर्न की उम्मीद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर अच्छा रिटर्न हमें मिलेगा ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अक्सर सीईओ जॉब में बने रहते हैं, चाहे वो उस पोजीशन के लायक हो या ना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो, अगर एक सेक्रेटरी की जॉब की रिक्वायरमेंट है कि वो पर मिनट 80 वर्ड टाइप कर सके, तो जो भी कैंडिडेट इस क्राइटेरिया में फेल होगा उसे ये जॉब नहीं मिल पाएगी। लेकिन सीईओ के साथ ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एक सीईओ की परफॉर्मेंस को जज करने का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। एक और कारण ये भी है कि सीईओ को जज करने वाला कोई है नहीं। उसके ऊपर कोई सुपीरियर ऑथोरिटी नहीं है, क्योंकि इन्हीं कारणों की वजह से आपको कई सारे ऐसे सीईओ भी मिलेंगे जो कंपनी चलाने के लायक ही नहीं है। इसके बावजूद वो अपनी पोस्ट पर बने हुए हैं। तो इन कंपनीज को देखने से पहले आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। जब बात चैरिटी की आए तो 50% चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन डायरेक्टर्स के जरिए किए जाते हैं, जो ओनर्स को कंसल्ट नहीं करते, और ये चीज़ मुझे एकदम गलत लगती है। जरा सोचो, एक डायरेक्टर को कैसा लगेगा अगर ओनर उसके पास आकर उसी की जेब टटोलते हुए पूछे कि उसका पैसा कहाँ गया। तो प्रायोरिटी ऐसे चैरिटी पर होनी चाहिए जो बिजनेस से रिलेटेड हो, और जो भी बैलेंस रहता है उसे प्रेफरेंस के हिसाब से दूसरी तरह की चैरिटी को दिया जाना चाहिए। बेशक हम मैनेजर्स की सुने, पर फाइनल डिसीजन ओनर का होने चाहिए। मुझे इसी तरह का सिस्टम पसंद है जो हम बर्कशायर में भी फॉलो करते हैं। बात अगर रिस्क कंट्रोल की हो तो मुझे लगता है कि सीईओ को ये जिम्मेदारी खुद पर लेनी होगी। अगर सीईओ जिम्मेदारी नहीं लेता तो उसे शायद अपनी पोस्ट पर बने रहने का कोई हक नहीं है। एक सीईओ के तौर पर मैं हमेशा कहता हूं कि हम बड़े से बड़ा फाइनेंशियल नुकसान झेल सकते हैं, पर अपनी रेपुटेशन नहीं खो सकते। तो रिस्क कंट्रोल करने के लिए ये मेरी स्ट्रेटेजी है जो मैं फॉलो करना पसंद करता हूं। हालांकि ये इम्पॉसिबल है कि एक एक एम्प्लॉय हमारे कंट्रोल में रहे और ठीक वैसा ही करे जो हम चाहते हैं। आप खुद सोचिए, 2,50,000 एम्प्लॉय में से सारे के सारे तो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये कि जब भी ऐसी कोई घटना हमारी जानकारी आए, हम उस पर तुरंत एक्शन लें। फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। इस चैप्टर में वॉरेन बफेट ने लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है, और साथ ही उसे अप्रोच करने का तरीका भी बताया है। साथ ही वो डाइवर्सिफिकेशन और आर्बिट्रेज की बात भी करते हैं। मैंने आज तक जब भी अपनी कंपनी के लिए स्टॉक्स लिए हैं, हमेशा इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया है। मैंने ना तो कभी मार्केट के बारे में सोचा और ना ही राइट टाइम के बारे में। एक बायर होने के नाते मैं जितना हो सके उतना लंबे पीरियड के लिए स्टॉक लेने को तैयार रहता हूं, जब तक मुझे यकीन है कि ये मुझे प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेगा। अगर मुझे लगे कि शॉर्ट पीरियड के लिए स्टॉक मुझे नुकसान देगा तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे लॉन्ग टर्म तक एडवांटेज मिलता रहे। मैं खुद को एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर देखता हूँ, ना कि मार्केट एनालिस्ट के। मैं मार्केट को एनालाइज नहीं करता, मैं बिजनेस को एनालाइज करता हूँ। मैं मार्केट की पोजीशन देखकर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि तभी इन्वेस्ट करता हूँ जब मुझे यकीन हो जाता है कि जिन स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ वो मुझे अच्छा प्रॉफिट देंगे। एक बेहतर आइडिया के तौर पर आप मार्केट को एक इंसान की तरह देखें, मिस्टर मार्केट, यानी एक ऐसा इंसान जिसे सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम हो। कई बार वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए वो हर स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देता है, और कई बार वो इतना डिप्रेस्ड होता है कि स्टॉक्स एकदम नीचे चले जाते हैं। मिस्टर मार्केट की एक और खासियत है, आप उसे इग्नोर करोगे तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आपको आज इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा तो कल वो नए प्राइस और नई चीज़ें लेकर आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए आप मार्केट को सही तरीके से इमेजिन कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप मार्केट को एक इंसान की तरह मानकर चले और उसे जहां तक हो सके इग्नोर करें। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मार्केट किसी बिजनेस की वैल्यू को समझने में ज़्यादा वक्त लगा रही है, बल्कि इससे तो हमें एडवांटेज ही मिलेगा कि हम बेहतर प्राइस में शेयर्स खरीद सकें। कई बार मार्केट किसी बिजनेस को अंडरवैल्यू करने लगती है, जिसका नतीजा ये होता है कि हमें शेयर्स बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। तो इस तरह की गलतियां को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट किसी शेयर की असली वर्थ डिसाइड नहीं कर सकती। अक्सर मैंने ऐसे लोगों को जो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्राइस बढ़ते देखकर खुश होते देखा है।
लेकिन मुझे तो इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो किसी आदमी को हैमबर्गर खाना पसंद है, तो बताओ उसे खुशी कब होगी, जब बीफ के प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे? जाहिर सी बात है कि उस आदमी को बीफ के प्राइस कम होने पर ही ज्यादा खुशी होगी। सेम ऐसे ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ही स्टॉक प्राइस बढ़ने पर खुश होंगे और गिरने पर डिप्रेस हो जाएंगे। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर आपको सोरिंग यानी बढ़ते प्राइस के बदले सिंकिंग यानी घटते प्राइस पर ध्यान देना चाहिए। जब मुझे इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छा आइडिया समझ नहीं आता तो अक्सर मैं आर्बिट्रेज में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो मैं बताता हूँ कि आर्बिट्रेज क्या है। एक ही समय में अलग अलग मार्केट में स्टॉक्स को खरीदना और बेचना आर्बिट्रेज कहलाता है। आर्बिट्रेज भी अच्छे रिटर्न देते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो जापान में गोल्ड रेट अचानक से घट गए, तो बायर्स जापान में सस्ते रेट पर गोल्ड खरीदकर उसे न्यूयॉर्क में हायर रेट पर बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। लंदन के पाउंड और न्यूयॉर्क के डॉलर के बीच जो रत्ती भर का प्राइस डिफरेंस है, वो भी आपके लिए एडवांटेज हो सकता है। एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको किसी एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको फैक्ट्स को इवैल्यूएट करके ही इंडिपेंडेंटली कोई इंटेलिजेंट डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन आपका गोल क्या है? आपका गोल है एक रीजनेबल प्राइस पर जबरदस्त बिजनेस का पता लगाना। आपका गोल ये नहीं है कि आप लोअर प्राइस में कोई मीडियोकर यानी एवरेज बिजनेस ढूंढो। मुद्दा अगर ये है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा हो और आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट करें, तो मुझे डाइवर्सिफिकेशन का आइडिया ज्यादा पसंद नहीं है। अगर ये टर्म आपको नहीं पता तो हम बताते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है बिजनेस को एक ऐसे मार्केट सेगमेंट में बढ़ाना या फैलाना जो आपकी कंपनी के लिए बिल्कुल नई हो और आपकी कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बाहर हो। मैं उन चीज़ों में ही इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं जो मेरी नॉलेज में हो। मैं ऐसी चीज़ों में बिजनेस करना चाहूंगा जो मुझे पसंद है, और इन्वेस्ट तभी करना चाहिए जब आपको पता हो कि मैनेजमेंट भरोसेमंद है। लोग अक्सर बीटा के बेस पर डाइवर्सिफाई करते हैं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से कितना रिस्क शामिल है उसे बीटा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बीटा 1.5 का मतलब होगा कि किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने पर रिटर्न में 1.5% चेंज का रिस्क शामिल है। पर मेरे ख्याल से बीटा के बेस पर स्टॉक खरीदना फिजूल होगा। मैं बताता हूँ कैसे। एक अच्छे स्टॉक की तलाश में आपको किसी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू ढूंढनी होगी, चाहे उसकी मार्केट पोजीशन जो भी हो। ये वो रिसर्च है जो एक स्टॉक पिकर को मार्केट में सक्सेस पाने में हेल्प करती है, यानी इन्वेस्टर इतनी मेहनत करके कंपनी की टू वर्थ पता करने के बाद इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कमाता है, जो कि बीटा के जरिए पता नहीं चलती। याद रहे, आपको डाइवर्सिफाई नहीं करना है और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जिनकी आपको वाकई में नॉलेज है। याद रहे, आपको मार्केट के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, बल्कि अपनी खुद की रिसर्च के हिसाब से ही इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है। इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स। इस चैप्टर में वॉरेन बफेट हमें इन्वेस्टमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हुए उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी कैटेगरी दूसरों से अच्छी है और कौन सी नहीं। वॉरेन बफेट जंक बॉन्ड्स और एयरलाइन के पॉपुलर इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल से बताते हैं। आगे वॉरेन ये भी बताते हैं कि कैसे आने वाले समय में इन्वेस्टर्स का रिटर्न कम होने लगेगा। यानी ये चैप्टर वॉरेन के रीपर्चेजिंग शेयर्स पर नजरिए के साथ खत्म होता है। इन्वेस्टमेंट 3 तरह की हो सकती है। फर्स्ट है करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें बॉन्ड, मॉर्गेज और बैंक डिपॉजिट आते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है जिनमें बीटा या रिस्क फैक्टर 0 है, लेकिन सच्चाई इसके एकदम अपोजिट है। करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट भी रिस्की हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ही मनी की वैल्यू डिसाइड करती है और कई बार महंगाई भी काफी बढ़ जाती है। बेशक आपके पैसे का नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके वैल्यू ऑफ मनी गिरने के हाई चांस है। पहले जो चीज़ सिर्फ 1 रुपए में मिलती थी, वो आज आपको 20 रुपए में पड़ेगी। तो कई बार ऐसे में हाई इंटरेस्ट रेट प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है। यही वजह है कि मुझे करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं है। सेकंड कैटेगरी उन एसेट्स से जुड़ी होती है जिनसे फिलहाल आपको कोई कमाई नहीं होती, पर आप उसे इस उम्मीद में लेते हैं कि फ्यूचर में उनकी कीमत बढ़ेगी तो बेचते वक्त आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। आपको क्या लगता है,
ये किस तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिनसे कोई कमाई नहीं होती पर फिर भी लोग उन्हें खरीदते हैं? जी हाँ, आपने ठीक समझा, गोल्ड यानी सोना। क्योंकि गोल्ड सिर्फ वो है जो कुछ क्रिएट नहीं करती और इसकी डिमांड लिमिटेड होती है। थर्ड कैटेगरी मेरी फेवरेट है, यानी प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्ट करना। ये कोई बिजनेस हो सकता है या फार्म या फिर रियल एस्टेट भी। इनमें इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम कैपिटल की ज़रूरत होती है पर रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है। इन तीनों कैटेगरी को मैंने काफ़ी ध्यान से एग्जामिन किया है और मुझे लगता है कि जो थर्ड कैटेगरी है वो बाकी दो को आउट परफॉर्म कर सकती है। लेकिन मैंने लोगों को जंक बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते देखा है। जंक बॉन्ड्स मतलब डेट यानी लोन में इन्वेस्ट करना। सुनने में अजीब लगता है ना? जंक बॉन्ड्स में आप उन बैंक्स को पैसे उधार देते हो जिनकी खराब क्रेडिट रेटिंग होती है। अब आप पूछोगे क्रेडिट रेटिंग क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग वो चीज़ है जो आपको बता सकती है कि आपका बैंक कितना भरोसे के लायक है। लो क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कि पास्ट में लेंडर्स यानी पैसे देने वालों को बोरोअर्स यानी पैसे लेने वाले से काफ़ी मुश्किल से पैसा वापस मिल पाया था और लो क्रेडिट रेट की वजह से ये बैंक हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं ताकि वो लोगों का भरोसा जीत सके। नतीजन, आपको इन जंक बॉन्ड्स में पैसा लगाकर अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 1980 के दशक में जंक बॉन्ड्स एकाएक बड़े पॉपुलर हो गए थे। इनका क्रेडिट रेट बहुत लो हुआ करता था, इसलिए इनके चक्कर में आकर कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रिचर्ड ब्रांसन, जो एक एयरलाइंस के ओनर थे, उनसे एक बार पूछा गया कि मिलियनेयर बनने का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने बड़ा ही मज़ेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मिलियनेयर बनने के लिए बिलियनेयर होना ज़रूरी है ताकि आप एयरलाइंस बिजनेस कर सके और घाटा होने के बाद ऑटोमेटिकली आप मिलियनेयर बन जाएंगे। लेकिन सच बताऊं तो मैंने भी एक बार एयरलाइंस में इन्वेस्ट किया था और हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि मेरी एनालिसिस गलत थी। मैंने कंपनी की सारी रिपोर्ट ठीक से चेक की थी जो मुझे काफ़ी प्रॉफिटेबल लगी, लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने मिस कर दिया। एयरलाइन मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है और यही पॉइंट मेरे दिमाग से उतर गया, जिससे हमें काफ़ी नुकसान लॉस उठाना पड़ा। इसलिए चाहे कंपनी की रिपोर्ट कुछ भी बोले, पर अगर मार्केट कॉम्पिटिटिव है तो आप प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट के साथ लालच और डर भी जुड़े होते हैं। जब भी मार्केट आपको ललचाने लगे, आपको मार्केट से डरने की ज़रूरत है, और जब मार्केट डरा हुआ यानी कमज़ोर दिखे तो आप लालची हो सकते हो। इसका मतलब ये है कि जब सब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। वही इसके एकदम उल्टा, जब हर कोई इन्वेस्ट करने से डर रहा हो तो आपके लिए इन्वेस्ट करने का यही सही टाइम होगा। सुनने में ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, पर आज के इन्वेस्टर को बेहद कम रिटर्न मिल रहा है। आप शायद सोच रहे होंगे कि जब अमेरिकन बिजनेस अच्छा चल रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं समझाता हूं। मान लो एक सिंगल फैमिली का सारे अमेरिकन कॉरपोरेशन पर कब्जा है, तो अपनी कंपनी की वजह से ही ये फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर होती जाएगी। लेकिन फिर कुछ लोग, जिन्हें हेल्पर्स कह सकते हैं, फैमिली के पास आते हैं और उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उन्हें कुछ कंपनीज खरीद कर दूसरों को बेच देनी चाहिए ताकि वो अपने रिश्तेदारों से पैसे के मामले में आगे बढ़ सकें। हेल्पर्स फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं कि वो उनका काम कर सकते हैं और बदले में वो कुछ फीस लेंगे। अब जाहिर है फैमिली की थोड़ी वेल्थ तो कम हो जाएगी, तो जितना वो अपना बिजनेस बेचते जाएंगे उतना ही कम पैसे उन्हें मिलते रहेंगे। अब ये फैमिली अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर थोड़ा टेंशन में आ जाती है, तो एक और हेल्पर ग्रुप उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। वो कहते हैं कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए फैमिली को प्रोफेशनल मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये नए हेल्पर्स भी भारी भरकम फीस लेकर चलते बनते हैं और फैमिली का कुछ और पैसा कम हो जाता है। तो जितने ज़्यादा हेल्पर्स फैमिली की हेल्प के लिए आते जाएंगे उतना ही उनकी दौलत घटती जाएगी और इस सब की वजह से सिचुएशन और भी खराब होती चली जाएगी। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में एक इन्वेस्टर होने के नाते कब आती है? क्या आपने प्राइवेट इक्विटी या हेज फंड्स के बारे में सुना है? ये फंड्स वो है जहां आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के लिए किसी मैनेजर की हेल्प लेते हो। तो ये मैनेजर उन हेल्पर्स की तरह है जो आपकी हेल्प के लिए रखे गए हैं, लेकिन बदले में आपका रिटर्न कम हो जाता है क्योंकि आपको उन्हें फीस जो देनी पड़ती है। इसलिए अच्छा खासा बिजनेस होने के बावजूद इन्वेस्टर्स को अपने रिटर्न से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जब वो मैनेजर्स की हेल्प लेते हैं।
जहां तक मेरी कंपनी की बात है तो मेरे सिर्फ 2 गोल है। पहला ये कि मैं और मेरा पार्टनर चार्ली, हम दोनों ही अपनी कंपनी को ओवरवैल्यूएड नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी की टू वर्थ का पता इसकी रिपोर्ट से चले और हमारा सेकंड गोल है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। अगर हमारे पार्टनर आए दिन पार्टनरशिप तोड़ते रहेंगे तो ये काफी निराश करने वाली बात होगी। हमें इस तरह की कोई हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या किसी स्कूल या चर्च के मेंबर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो क्या आपने उन्हें खुश होते देखा है? हम यही चाहेंगे कि सिर्फ वही लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए और हम पर भरोसा रखे। एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है कंपनी शेयर्स की रीपरचेजिंग। जब आप सुनते हैं कि किसी कंपनी ने अपने शेयर्स रीपरचेज किए हैं यानी वापस खरीद लिए हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी तभी रीपरचेज करती है जब उसे लगता है कि कंपनी अंडरवैल्यूएड है और वो अपनी टू वर्थ जानती है। दूसरी बात, कोई क्यों शेयर्स रीपरचेज करेगा अगर उसे कंपनी पर भरोसा ही नहीं होगा तो? मेरे कई शेयर होल्डर्स मुझे सजेस्ट कर चुके हैं कि मुझे अपनी कंपनी बर्कशायर के शेयर्स रीपरचेज कर लेने चाहिए और कई बार मैंने ऐसा ना करने की गलती की है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हमें अपने स्टॉक्स रीपरचेज करने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक कि प्राइस अपनी टू वैल्यू से काफी नीचे नहीं गिर जाते। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। वॉरेन बफेट यहां दूसरी कंपनीज के साथ एक्विजिशन और मर्जर की बात करते हैं। वो उन कंपनीज की बात करते हैं जिन्हें वो खरीदना चाहते हैं। वॉरेन बफेट अकाउंटिंग फिगर्स की भी बात करते हैं जिसका हमें इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। इसमें कुछ स्टेटिस्टिक्स शामिल है जो काफी यूज किए गए हैं और साथ ही एक लेटेस्ट इंडेक्स यानी जो अर्निंग्स की जानकारी दे। एक एक्टिविटी जो मुझे पसंद है वो है कि मैं ऐसे अच्छे बिजनेस को खरीदना पसंद करता हूं जिनका इकोनॉमिक स्टेट्स बढ़िया है। चार्ली और मैं बिजनेस ऐसे ढूंढते हैं जैसे कोई अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढता है। लेकिन अगर हम एक्टिव है, ओपन माइंडेड और इंटरेस्टेड रहे तो हमें ऐसे बिजनेस मिल भी जाते हैं, पर अगर हम जल्दबाजी में ढूंढें तो कई बार नुकसान भी हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप जल्दबाजी में किसी से शादी करके पछताते हो, ऐसे ही बिजनेस सेलेक्ट करते वक्त भी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मेरे शुरुआती दिनों में मैंने कई बार ऐसे बिजनेस खरीद लिए थे जो उतने अच्छे नहीं थे पर वो उनकी रेटिंग अच्छी थी। फिर बाद में मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और सिर्फ वही बिजनेस एक्वायर किए जिन्हें गुड रेटेड माना भी जा सकता था और नहीं भी हम छोटे कमिटमेंट अवॉइड करते हैं। एक बार अगर हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वो इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में यकीन रखते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी के साथ बिजनेस मर्ज करने की, तो मैं यहाँ एक स्ट्रिक्ट और फास्ट रूल फॉलो करता हूँ। मैं तब तक शेयर्स इश्यू नहीं करूंगा जब तक कि मुझे उतना इंटरेस्टिंग बिजनेस वैल्यू नहीं मिलता जितना कि मैं उन्हें दे रहा है। लेकिन आप इसके बारे में सोच कर देखो, क्यों कोई $5 के बदले 5 सेंट लेना चाहेगा? मैं मर्ज तभी करना पसंद करूंगा जब मुझे ये पता हो कि एसेट की सही वर्थ क्या है। एक विजिशन भी कई तरह की हो सकती है। ये लेवरेज्ड बायआउट्स हो सकती है। एक लेवरेज्ड बायआउट में एक्विजिशन का कॉस्ट निकालने के लिए बोरोड मनी यानी लोन लिए हुए पैसों का एक बड़ा हिस्सा यूज किया जाता है। इस बात पर हम एक स्टोरी से एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक बार एक बीमार घोड़े का मालिक डॉक्टर के पास गया और कहा कि मेरा घोड़ा कभी तो लंगड़ा के चलता है और कभी ठीक चलता है। इस पर डॉक्टर ने कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है, घोड़ा जिस वक्त ठीक ठाक चल रहा हो तभी उसे बेच दो। तो कॉर्पोरेट कंपनी भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करती है। जब कंपनी अच्छी चल रही हो उस वक्त वो उसे बेचने की कोशिश करती है, लेकिन असल में उन्हें ही पता होता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। तो ये एक अहम पॉइंट है जो आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब मैं कंपनी एक्वायर करने का डिसीजन लेता हूं तो मैं उन्हीं कंपनी को चूज करता हूं जिनके ओनर्स को मैं बतौर मैनेजर्स रख सकूं। मुझे ऐसी कंपनी खरीदना पसंद है जिनके ओनर्स ने बेहद प्यार से बिजनेस की नींव रखी होती है और जो आगे भी कंपनी से जुड़े रहना चाहते हैं। ज्यादातर लोग अकाउंटिंग फिगर्स देखना नापसंद करते हैं, लेकिन उन पर एक नज़र डालना बेहद इम्पोर्टेंट है। एक इंडेक्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू है जो किसी कॉम्प्लिकेट फ्यूचर प्रॉब्लम को कंसीडर किए बगैर एसेट्स की कैलकुलेटेड वैल्यू होती है।
ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, बस एक एस्टीमेट होता है, यानी बस एक रफ फिगर जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए। अगर दो लोग किसी कंपनी के सेम फैक्ट्स पर नज़र डालें तो दोनों को ही ऑलमोस्ट सेम इंट्रिसिक वैल्यू मिलेगी। यही वजह है कि मेरी कंपनी इस वैल्यू को रिपोर्ट में नहीं दिखाती। इसके बजाय रिपोर्ट में वो सारे फैक्ट्स दिए जाते हैं जिनसे आप खुद वैल्यू कैलकुलेट कर सके। लेकिन हम जो पर शेयर बुक वैल्यू प्रेजेंट करते हैं उसकी भी लिमिटेड इंपॉर्टेंस होती है। ये इंडेक्स टोटल अवेलेबल एसेट्स, लाइबिलिटीज और डेट्स के बगैर और उन स्टॉक्स के बीच का रेशियो है जो अभी शेयर होल्डर्स के पास है। इस फिगर की लिमिटेड इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये कंपनी की इंट्रिसिक वैल्यू से काफ़ी अलग हो सकती है। बर्कशायर में एक अच्छी चीज़ है कि हमारी इंट्रिसिक वैल्यू कभी गलत नहीं हो सकती। वो इसलिए क्योंकि हमारी अर्निंग स्टेबल है और डेट यानी लोन मिनिमम है। यानी बर्कशायर की इंट्रिसिका वैल्यू ज़्यादातर कंपनी के मुकाबले काफ़ी हद तक सही ही कैलकुलेट की जा सकती है। तो आप इसका अंदाज़ा कैसे लगाएंगे अगर सारे फिगर्स ही कुछ हद तक गलत हो? तो जवाब है कि अर्निंग्स देखो। आप वो अर्निंग देखो जो करंट अर्निंग्स के तौर पर अकाउंट में जा रही है और उसे आने वाले सालों में एक्सपेक्टेड अर्निंग्स के तौर पर ऐड कर दो। मैं एनुअल रिपोर्ट देखने के बजाय इस बात पर ज़्यादा ध्यान दूंगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म में क्या करने जा रही है। एक ब्लैक-स्कोल्स मॉडल भी है जो आपको थियोरिटिकल वैल्यू या फेयर प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करेगा, लेकिन अगर लंबे पीरियड तक अप्लाई किया जाए तो ये इंडेक्स अजीब रिजल्ट भी दे सकता है। फिर भी चार्ली और मैं इस फॉर्मूला को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर बिजनेस स्कूल इस फॉर्मूला को पढ़ाते हैं और अगर हम लोग इसे अपनी रिपोर्ट में शामिल ना करें तो हमारे बिजनेस पर भी गड़बड़ घोटाले का शक किया जा सकता है। अकाउंटिंग शेनानिगन्स। वॉरेन बफेट आगे एक्सप्लेन करते हैं कि कौन से अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो किए जाते हैं और कैसे कंपनी इन्हें मैनिपुलेट करके इन्वेस्टर्स को धोखा देती है। इसलिए वॉरेन हमें ऐसे तरीकों से बचकर रहने की सलाह देते हैं। कंपनी के डेटा रिपोर्ट करने के लिए चाहे जो भी मेथड यूज़ हो, उसमें ये 3 सवाल ज़रूर पूछे जाने चाहिए। 1. कंपनी की वर्थ कितनी है? 2. क्या ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन पूरी कर पाएगी? 3. कंपनी के मैनेजर कितने काबिल है? ज़्यादातर होता है ये कि कंपनी GAAP यूज़ करती है, यानी और जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये वो स्टैंडर्ड सेट है जिसका गोल है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट देना। पर इन तीनों सवालों के जवाब देने के लिए GAAP ही काफ़ी नहीं है। कुछ लोग इन्वेस्टर्स को धोखा देने के लिए GAAP का यूज़ करते हैं क्योंकि वो जानते हैं लोग GAAP को सीरियसली लेते हैं, इसलिए वो कुछ इस तरह से फिगर सामने रखते हैं कि अकाउंटिंग रिजल्ट GAAP के साथ मैच कर जाए, पर असल में ये एकदम झूठ होता है। इसे करने का दूसरा तरीका भी है। नेट इनकम एक ऐसा इंडेक्स है जो काफ़ी पॉपुलर है। बर्कशायर में हम इंडेक्स को लीगली कोई भी नंबर बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। नेट इनकम में रियल गेन्स यानी एक्चुअल प्रॉफिट शामिल होते हैं, ना कि अनरियलाइज्ड गेन्स, पोटेंशियल प्रॉफिट जो सिर्फ पेपर में दिए होते हैं। पर चार्ली और मैं नंबर्स के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करते, हालांकि आपको अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि कुछ कॉरपोरेशन ऐसा करते हैं। एक और ऐसा ही तरीका है रीस्ट्रक्चरिंग चार्ज। ओरिजिनली ये एक वन टाइम कॉस्ट होता है जो कंपनी अपना बिजनेस रीऑर्गेनाइज करते वक्त पे करती है। ये लीगल है पर लोग इसमें फिगर्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो होता ये है कि पिछले कई सालों से चले आ रहे नुकसान के लिए किसी एक सिंगल घटना को ब्लेम कर दिया जाता है। ये घटना वो होती है जहां उम्मीद होती है कि नंबर डाउन जाएंगे। ये एक गोल्फर की तरह है जिसने एक राउंड में 140 स्कोर किया जबकि बाकी राउंड्स में उसका एवरेज स्कोर 80 रहा। तो वो गोल्फ शॉप पर जाकर अपने स्विंग्स रीस्ट्रक्चर करता है और जब वापस फील्ड में आता है तो बजाय 140, 80, 80, 80, 80 के वो 91, 94, 89, 94, 92 शो करता है। इससे इन्वेस्टर्स धोखे में आ जाते हैं जिन्हें लगता है कि कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म करती रही है। जब कंपनी एक्वायर होती है तो ट्रांजैक्शन के लिए 2 टेक्निक यूज होती है, परचेजिंग और पूलिंग। परचेजिंग यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज फेयर वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड की जाती है। पूलिंग में एसेट्स और लाइबिलिटीज बुक वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड होती है, यानी उस वैल्यू पर जिस पर एसेट्स ओरिजिनली खरीदे गए थे। पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने पूलिंग पर रोक लगा दी है।
एक और चेंज जो मैंने नोटिस किया है वो GAAP में आया है। इसमें अब हमें बैलेंस शीट में अपनी सारी सब्सिडरीज के बारे में मेंशन करना पड़ता है। पहले एक सिंगल फिगर से डेटा रिप्रेजेंट किया जाता था, पर अब हमें उन सबका सेगमेंट डेटा मेंशन करना होता है जो हमारी चिल्ड्रन कंपनी होती है, और टैक्स को लेकर भी कुछ नए रूल्स बने हैं। इससे हमारी लायबिलिटीज को कैलकुलेट करने का तरीका ही बदल जाता है। हमें अब फ्यूचर में दी जाने वाली पेंशन की लायबिलिटी भी ध्यान में रखनी पड़ती है। इन सारी वजहों से आज कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स को चीट करना बड़ा इजी हो गया है, इसलिए एक इन्वेस्टर को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। टैक्स मैटर्स। इस चैप्टर में वॉरेन बफेट टैक्स रिफॉर्म और उसके इम्पैक्ट के बारे में बता रहे हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे टैक्स से जुड़े मामले कारपोरेशन और कंज्यूमर दोनों को इम्पैक्ट करते हैं। 1986 के टैक्स रिफॉर्म ने हमें कई तरह से अफेक्ट किया है, हालांकि इसकी वजह से कई सारे बदलाव भी आए जो काबिले तारीफ है, पर कुल मिलाकर इसका हम पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही ज्यादा रहा। एक तो इस एक्ट की वजह से हमारे बिजनेस की ग्रोथ रेट वैसे ही स्लो होने वाली है, और ऊपर से ये हमारे शेयर होल्डर्स को और भी बुरी तरह इम्पैक्ट करेगा। पहले जहां हर डॉलर पर 80 सेंट्स बनते थे, वो अब सिर्फ 72 रह गए हैं, और ये इसलिए हुआ क्योंकि टैक्स 20% से 28% हो गया। बर्कशायर में टैक्स रेट हमारे ऑर्डिनरी इनकम, सैलरी, टिप्स, रेंट वगैरह से 46% से 34% तक बढ़ जाएगा। तो जाहिर है ये चीज़ हमें पॉजिटिव वे में ही इम्पैक्ट करेगी। इस बारे में बहुत से लोगों के अलग अलग विचार है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो टैक्स पे किए जा चुके हैं उन्हें कंज्यूमर्स पे कर चुके हैं। टैक्स घटने का मतलब है कि टैक्स घटने की वजह से हमें प्रॉफिट कम होंगे, है ना? जबकि बाकी लोगों को लगता है कि आप सिर्फ कारपोरेशन को टैक्स पे करते हो और इसका कंज्यूमर्स पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन क्या यही सच है? सच तो ये है कि कुछ केस में लो कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ कारपोरेशन और उनके शेयर होल्डर्स से वसूल किए जाते हैं, बाकी कंज्यूमर्स तो फायदे में रहते हैं। दूसरे केस में कंज्यूमर्स को टैक्स पे करने पड़ते हैं, जबकि कॉर्पोरेशन फायदे में रहती है। तो ये कैसे पता चले कि आगे क्या होने वाला है? तो ये डिपेंड करता है बिजनेस की ताकत पर और इस बात पर कि वो बिजनेस रेगुलेटेड है या नहीं। रेगुलेटेड बिजनेस वो होते हैं जो सर्टिफाइड, रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड होते हैं। अगर कोई बिजनेस रेगुलेटेड है, जैसे मान लो किसी इलेक्ट्रिक यूटिलिटी में, टैक्स में जो चेंजेस आएंगे उससे प्राइस भी चेंज हो जाएंगे। तो अगर टैक्स कम होते हैं तो प्राइस भी कम हो जाएंगे। हालांकि अगर बिजनेस रेगुलेटेड नहीं है तो कॉर्पोरेशन और शेयर होल्डर्स को टैक्स घटने का फायदा मिलेगा। हमारे कई बिजनेस अनरेगुलेटेड है। ज्यादातर टैक्स कम होने का असर कस्टमर्स की पॉकेट से ज्यादा हमारी पॉकेट पर पड़ता है। अगर ये सुनने में अजीब लग रहा है तो जरा अपने एरिया के किसी ब्रेन सर्जन के बारे में सोचें। अगर टैक्स कम होते हैं तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सर्जरी का खर्च 50% से घटकर 28% हो जाएगा? नहीं ना। तो फिर ये क्यों आपको अजीब लग रहा है कि टैक्स घटने का सीधा असर ओनर्स की पॉकेट पर जाकर पड़ेगा? इस एक्ट से एक और चेंज ये आया है कि इससे कॉर्पोरेट कैपिटल गेन टैक्स रेट 28 से 34% तक बढ़ गया है। कैपिटल गेन्स वो एसेट्स होते हैं जो अभी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, पर फ्यूचर में इनसे अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ये हमारे फेवर में नहीं है क्योंकि हम कैपिटल गेन से अपने गेन की उम्मीद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे 3 मेजर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कैपसिटीज, जिको और वॉशिंगटन पोस्ट के मार्केट वैल्यू है $1.7 बिलियन, लेकिन एनुअल रिटर्न सिर्फ $9 मिलियन है। तो एक तरह से हम फ्यूचर में कैपिटल गेन्स की हाई डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम पर भी भारी भरकम टैक्स लगेगा, जिससे हमारी अर्निंग करीब 10% तक कम हो जाएगी। टैक्स की बात करें तो चार्ली और मैं उस बारे में कोई शिकायत कर ही नहीं रहे। हम समझते हैं कि हमारे एफर्ट का हमें काफ़ी फायदा होने वाला है। हम कंपनी में एक शेयर लेने के बजाय पूरा 100% तक एक्वायर करना चाहेंगे। वो इसलिए क्योंकि टैक्स लॉज हमारे लिए इसे और भी प्रॉफिटेबल बना देते हैं, ताकि हम कंपनीज के कुछ शेयर्स के बदले 80% तक ओनरशिप ले सके। हम एक्चुअल में उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे टैक्स फ्यूचर में बढ़ेंगे, यानी सीधा मतलब है कि हमारी कंपनी अमीर हो रही है। कंक्लूजन।
ये समरी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लेटर्स का कलेक्शन है जो वॉरेन बफेट ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए लिखे थे। वॉरेन बफेट के फाइनेंशियल विजडम और बेहद कीमती एक्सपीरियंस से भरे हुए ये लेटर जो एक बुक की शक्ल में है, एक इन्वेस्टर या शेयर होल्डर होने के नाते आपके लिए गाइड की तरह काम करेंगे और इन्वेस्टमेंट की फील्ड में आपके बेहद काम आएंगे। ये आपको टैक्स, एक्विजिशन, मर्जर और फाइनेंस जैसे मामलों पर एक बिलियनर इन्वेस्टर के नजरिए से वाकिफ कराएगी। इसमें आप जो ऐसे पढ़ेंगे वो इस ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं जो उन लोगों के लिए बेहद काम के हैं जो इन्वेस्टमेंट की फील्ड को और गहराई से जानना और समझना चाहते हैं।